हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हम जानते हैं बेटा, जो एयर होती है वो अर्थ के हर हिस्से पर अपना प्रेशर डालती है, क्योंकि एयर जो अर्थ का जो पास का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर और भी लेयर्स है ना, तो हमारे ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हम पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हम जो चल पाते हैं, हम खेल पाते हैं, हम हिल पाते हैं, है ना, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम अपना हाथ भी हिला रहे हैं, तो ये भी प्रेशर के कारण हिला रहे हैं। इट मीन्स कि जो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी का वेट है उतना इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट। जो फोर्स एयर के द्वारा लगाया जाता है उसके वेट के कारण, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर, और जिस यूनिट में हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं वो होते हैं आपके मिली बार्स और किलो पास्कल। दो टाइप के, दो डिफरेंट काइंड के हम बैरोमीटर्स देख सकते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर्स और एनुलर बैरोमीटर्स। एनुलर बैरोमीटर का आपका एक पिक्चर दे रखा है, इस टाइप का आपका एनुलर बैरोमीटर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वही जैसे टेम्परेचर होता है अलग अलग होता है, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। फर्स्ट इसका फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कि जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा हम सी लेवल के पास होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो एयर होती है अर्थ के पास जितना ज़्यादा पास आएंगे, अर्थ के पास की एयर जो है वो डेंस है, और ऊपर की एयर कैसी है, वो उसकी डेंसिटी कम है ना। तो जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड, हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो डेंसिटी कम होने के कारण प्रेशर भी कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम सी लेवल के पास रहेंगे, जितना ज़्यादा हम सी लेवल के पास रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एयर डेंस है ना, तो वहाँ पर हम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एयर एक्सपैंड, जैसे जैसे देखो जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा एयर उतनी ही ज़्यादा फैलेगी, एक्सपैंड उतना ही ज़्यादा करेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी हल्की हो जाएगी, है ना। तो डेंसिटी हल्की होने के कारण वहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि अगर आपका एयर बिकम्स लाइटर एज एंड एक्सर्ट लेस प्रेशर इन, जैसे मान लो हॉट एयर है तो वहाँ पर क्या है, हॉटनेस है अगर एयर में, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, है ना। और अगर कोल्ड एयर है तो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा, है ना। वाटर वेपर जो एयर कंटेनिंग मोर वाटर, जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, है ना, जहाँ पर वाटर वेपर, क्योंकि एयर में वाटर वेपर होते हैं जो कि एयर से हल्के होते हैं, विच हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर, इसलिए मॉइस्ट एयर जो होगी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होंगी, वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, ड्राई एयर में प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्लियर? कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बताया कि हर जगह एक सा नहीं होता, अलग अलग होता, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर भी अलग है तो प्रेशर भी अलग होगा, है ना। तो कुछ हमने देखे हैं कि 4 मेजर प्रेशर बेल्ट है जो कि परमानेंट होते ही होते हैं। फर्स्ट है द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, the subtropical high pressure belt, the subpolar low pressure belt and polar high pressure belt। अभी हम इनका डायग्राम आएगा उसको हम देखते हैं, है ना। द परमानेंट प्रेशर बेल्ट डू नॉट रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल नहीं रहते, दे शिफ्ट स्लाइटली नॉर्थवर्ड इन समर एंड साउथवर्ड इन विंटर। ये जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट है ये हमेशा स्टेबल नहीं रहते, ये अगर मान लो समर है तो नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थ की साइड में थोड़े थोड़े शिफ्ट होते रहेंगे, और अगर विंटर है तो साउथ की साइड में साउथवर्ड शिफ्ट होते रहेंगे, है ना। और साथ ही ये डिपेंड करता है सन की मूवमेंट पर। ये किसके बीच में होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब ये हम देखते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम में देखिए कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हम देख रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ पे, और उसके नीचे हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। तो अलग अलग हमें देखने को मिल रही है, जैसे ऊपर है और ऐसे ही नीचे है। अब जो ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपका कौन सा है, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये साउथ में है, इसको भी बोलते हैं
हॉर्स लैटिट्यूड, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है ना। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो आपकी किसके पास है, वो पोलर रीजन के पास है। क्लियर। ऐसे ही ऊपर है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वो आपकी नॉर्थ पोल के पास है। जो पोलर प्रेशर बेल्ट है वो पोलर एरिया के पास है, और जो ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट है वो किसके पास है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है ना। और एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो कि आपकी इक्वेटर पे है। क्लियर। अगर हम बात करें, देखो हाई प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, पोल्स के पास हाई प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है ना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम प्रेशर। देखो लो प्रेशर सबसे कम कहाँ पर है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट पर, है ना। सबसे कम प्रेशर होता है, सबसे कम वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इक्वेटर पर, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट होता है ना। और ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। Clear? The equatorial low pressure belt is an area of calm and therefore it is known as doldrums. इसको क्या बोलते हैं, doldrums, which means dull in old English. Clear? Winds. Next आपका जो concept है वो है winds. Horizontal differences in atmospheric pressure makes air flow from areas of high pressure to the areas of low pressure. अब हमने जो देखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अलग 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 प्लेसेस का अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जहाँ पे देखो एरियाज जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ से एयर फ्लो करके कहाँ पर जाती है, जहाँ पर लो प्रेशर एरियाज होता है, तो एयर इस तरीके से मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। एयर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एयर जब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है उसको बोलते हैं विंड। The instrument used to measure wind direction is known as wind vane, उसको बोलते हैं wind vane, जिससे कि हम wind direction को पता लगाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट। And the instrument used to measure the speed of the wind is known as anemometer, उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, जिससे कि हम स्पीड विंड की पता लगाते हैं। विंड अलग अलग टाइप की विंड होती है बेटा। प्लेनेटरी विंड फर्स्ट आपका है, प्लेनेटरी विंड वो विंड जो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं। ये तो हमें पता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर, पूरे साल ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, इनको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड, उनको प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं फ्रॉम दी हाई प्रेशर बेल्ट टू दी लो प्रेशर बेल्ट, है ना। हाई प्रेशर बेल्ट सपोज हमारा पोलर एरिया में हाई प्रेशर है और आपका इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो वहाँ से मतलब पोलर से इक्वेटर की तरफ ये पूरा साल मूव करती रहेंगी, इनको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड। द ट्रेड विंड्स, अब इसके भी टाइप है, 3 मेन टाइप के वो प्लेनेटरी विंड है। फर्स्ट है आपका ट्रेड विंड, दीज विंड्स एक्सट्रीमली स्टेडी विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ पर, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ, है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ, तो वहां से मूव करती हैं टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हम देख रहे हैं कि जो प्रिवेलिंग विंड आपको दिखाई दे रहा है, प्रिवेलिंग विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड जहाँ पर है, ये कहाँ से मूव कर रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ पर मूव कर रही है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है, दोनों हेमिस्फीयर में, है ना। तो दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट से आती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। हम देख रहे हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड जहाँ पर लिखा है, ये आपकी कौन सी विंड है, प्रिवेलिंग विंड्स है ना। द वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज कौन सी होती है, वो विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है, उनको बोलते हैं हम, कौन सी विंड बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम वेस्टर्लीज। क्लियर। वो साउथ वेस्ट से जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ वेस्ट से आती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन। पोलर विंड, वो विंड्स जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है। पोलर विंड कौन सी है, जो पोलर से कहाँ पर आ रही है, सब पोलर रीजन पे जो आ रही है, उनको बोलते हैं पोलर विंड्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक विंड।
पीरियोडिक विंड्स वो विंड्स जो अपने डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं पीरियोडिकली, मतलब एक पीरियड में वो अपने डायरेक्शन चेंज करती हैं, उनको बोलते हैं पीरियोडिक विंड। वो एक डायरेक्शन में, जैसे 1 डे और 1 ईयर वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मॉनसून विंड है ना, मॉनसून जब आती है, मॉनसून विंड तो अलग टाइम पे आती है ना, तो पूरे साल तो एक जैसा नहीं चलती, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये एक पीरियड में आती है मॉनसून विंड। दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर सीजन और चेंज देयर डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द सीजन, दे जनरली ब्रिंग रेनफॉल। ये जो मॉनसून विंड होती हैं ये पीरियोडिक विंड होती हैं जो कि एक सीजन में ही चलती है, या फिर एक डायरेक्शन में, एक सीजन में एक डायरेक्शन में चलती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उस सीजन के अंत में। ये क्या करती है, ये रेनफॉल लाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज आर ऑल्सो पीरियोडिक विंड। लोकल विंड्स वे विंड्स जो छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए बहती हैं, मतलब चलती हैं, वो होती हैं आपकी लोकल विंड्स। ये आपकी वेदर चेंजेस को एसोसिएट करती है, वेदर चेंज, और ये क्या करती है, टेम्परेचर को एकदम से ठंडा कर देंगे और एकदम से गर्म कर देंगी, ये लोकल विंड्स होती हैं। जैसे हम देखते हैं लू, इंडिया में लू है ना, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, यूरोप में फॉयन है ना, तो ये सब क्या है, ये आपकी लोकल विंड्स है। हम तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपना इंडिया का, जिसमें लू के बारे में हम सब जानते हैं, है ना, गर्म हवाएं चलती है ना, किसमें, समर्स में, कभी कभी किसी किसी दिन चलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपकी वेरिएबल विंड। वेरिएबल विंड जैसे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये वेरिएबल विंड के एग्जांपल है। जैसे साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक ऐसे वही होता है कि लो प्रेशर जो एरिया है उसमें, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर विंड जो होती है सर्कुलर मोशन में घूमने लगती हैं, और बहुत तेज हवाएं होती हैं जो कि हर डायरेक्शन से सेंटर की तरफ स्पाइरल मोशन में घूमती हैं। ये हैवी रेन और बहुत ही ज़्यादा डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को करता है साइक्लोन। एंड एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय, अब एंटी साइक्लोन जस्ट अपोजिट, वहाँ पर क्या है कि जो हाई प्रेशर एरिया है उसके चारों तरफ लो प्रेशर जो विंड है वो घूमती रहेंगी। जेंटल विंड ब्लो आउट इन द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर इन द स्पाइरल मोशन, दे ब्रिंग फाइन वेदर एंड क्लियर स्काई। ये क्या करती हैं, ये फाइन वेदर और क्लियर स्काई लाती हैं। साइक्लोन बहुत ही कॉमन है ट्रॉपिकल रीजन में, दे डेवलप ओवर ओशियन बिटवीन 8 to 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उनको अलग नेम क्या होता है, टाइफून, हरिकेन्स, टोर्नेडोज, विली विंड्स, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के और नेम। The most important cause of the origin of tropical cyclone is high sea surface temperature during late summer। जब लेट समर में सी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सी के ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो तब हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्सर होता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है, जितनी वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट मीन्स मॉइस्चर, जो हमारे एयर में जो मॉइस्चर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे, है ना। अब इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कहीं किसी प्लेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही कम टेम्परेचर पे कम ह्यूमिडिटी होगी क्योंकि इवेपोरेशन वहाँ पर कम होगा, है ना। तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है किसी भी एयर में, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। अब आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the given volume of air at a given temperature and the maximum amount of water vapor which is the same volume of the air can contain at that temperature is known as relative humidity। अब relative humidity क्या है, सपोज एक एयर का पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक बैलून है, बैलून ने हमने वाटर भरा है, वाटर फिल किया है, तो जो उसमें एक्चुअल वाटर हमने फिल किया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जितना उसमें टोटल पानी वो होल्ड कर सकता है बैलून, है ना, क्योंकि कैपेसिटी तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अगर हम उसने जितना एक्चुअल में होल्ड किया है, वो एक्चुअल में हमने जो भरा है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऐसे ही एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल में एक्चुअल जो उसमें आपका क्या है ह्यूमिडिटी है, एक्चुअल जो उसमें वाटर वेपर है,
और वो कितना वाटर वेपर कलेक्ट कर सकता है, कितना वो होल्ड कर सकता है ना, तो उसके बीच का जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तभी हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है। बात समझ आ गई कि एक पार्टिकल में जैसे कम वाटर वेपर था, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा, मतलब वो पार्टिकल में, एयर पार्टिकल में वाटर वेपर इतना बढ़ गया कि वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। अब जब कैपेसिटी से ज़्यादा, मान लो एक बैलून में कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा, बैलून फूट जाएगा। ऐसे ही वो एयर का पार्टिकल भी फूट जाता है और इस तरीके से वो रेनिंग, पानी बन करके नीचे गिरता है, रेनिंग होती है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तभी हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्लियर? For any time temperature that is definite limit to the amount of moisture can be held by the air when air contains the maximum amount of water vapor, that is relative humidity is 100% and is said to be saturated। मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है कि जब जैसे जैसे एयर, उसमें एयर पार्टिकल में पानी भरता जाएगा, है ना, वाटर वेपर भरता जाएगा, तो जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी तक पूरा भर जाएगा तो उसको मतलब बोलेंगे कि 100% इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, और फिर उसका सैचुरेशन हो जाएगा, इट मीन्स वो फट जाएगा, है ना। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड इज द नॉन एज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर एयर जो होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द वाटर वेपर it gets converted from gaseous state to the liquid or solid state, this is known as condensation। कि जब टेम्परेचर के कारण एयर जो होती है, जिसमें वाटर वेपर जो होता है, वो या तो गैसियस स्टेट में या लिक्विड, गैसियस स्टेट से या तो लिक्विड में या फिर सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। मतलब गैस का लिक्विड और सॉलिड स्टेट में बदलना, वो होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की अलग अलग फॉर्म है। फर्स्ट है क्लाउड्स। क्लाउड्स बनते हैं जब वाटर वेपर जो एयर में मिलती है वो कंडेंस हो जाती हैं। डस्ट पार्टिकल भी, क्योंकि अब देखो एक एयर पार्टिकल है, मतलब एयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी है ना। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, क्लाउड बनाने में मदद करते हैं। क्लियर? तो क्लाउड कैसे बनते हैं कि जैसे एयर ठंडी होती है तो डस्ट पार्टिकल की हेल्प से वहां पर क्या होती है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। अब उनकी on the basis of their appearance and the height at which they occur, clouds can be classified। clouds को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, किसके बेसिस पर, कि वो कैसे अपीयर कर रहे हैं और कितनी हाइट पर हैं। सेरस, स्ट्रेरस, क्यूमुलस एंड निम्बस, ये आपके क्लाउड के टाइप हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो होती है आपकी, वो होती है आपकी कंडेंसेशन की ड्यू। ड्यू कब होती है, व्हेन मॉइस्ट एयर कम इन कांटेक्ट विद कूल सरफेस सच एज ग्रास एंड कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ड्यू क्या होती है, हमने देखा है ना, ओस की बूंदे। जब मॉइस्ट एयर जो होती है, जो आपकी ह्यूमिडिटी वाली एयर होती है, जब एक ठंडे सरफेस पे आती है जैसे कि ग्रास पर, और अपने आप को एक वाटर की ड्रॉपलेट में बदल देती है, उसको बोलते हैं ड्यू। फर्स्ट इट इज फॉर्म व्हेन ड्यू अकर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। फर्स्ट कब बोलेंगे, जब वो फ्रोजन हो जाएगी। ड्यू जो होगी जब वो फ्रोजन हो जाएगी, इट मीन फ्रीज हो जाएगी, इट मीन्स आइस क्रिस्टल जब बन जाएंगी। फॉग व्हेन इट इज फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में होती है, क्लोज टू द लैंड सरफेस और अबव वाटर बॉडीज, तो वहां पर फॉग होता है ना। फॉग हम सब ने देखा है। नेक्स्ट है आपका प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इट मीन्स रेनफॉल ही इसको बोलेंगे, है ना। कंटिन्यूस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। कि जैसे जैसे अब कंटिन्यूस कंडेंसेशन होता रहेगा वाटर वेपर का, तो उसमें क्या होगा, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएंगी। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स। कि जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती हैं तो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं ना। और जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं, फ्लोट करने लायक नहीं होती, तो फिर वो नीचे गिरने लगती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कई 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, स्नो, स्लीट एंड हेल और रेन। ठीक है, जिसमें कि रेनफॉल जो है बहुत कॉमन है। रेनफॉल क्या होती है, जब कंडेंस्ड वाटर वेपर क्लाउड, पहले क्लाउड बनाती हैं और फिर क्लाउड के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं, उसको बोलते हैं रेन। व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन इज वेरी स्मॉल इट इज कॉल्ड, जब जो रेन की ड्रॉप्स हैं बहुत ही छोटी होती हैं, उनको बोलते हैं ड्रिजल, है ना। द इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम रेनफॉल को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रेन गॉज।
3 टाइप की रेन होती है, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेन। कन्वेक्शनल रेन कौन सी होती है? ड्यूरिंग द डे व्हेन एयर कम इन कांटेक्ट विद हॉट सरफेस। दिन में जब आपका जो एयर है वो हॉट सरफेस, अर्थ के हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो हीट हो जाती है, और जब वो हीट होती है तो वो ऊपर की तरफ हल्की होने के कारण, मैंने बताया था जो हॉट एयर होगी वो हल्की होगी और वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। तो हीट जब होती है एयर तो वो लाइट होती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जैसे वो ऊपर जाती है, ऊपर के अपर लेयर में जाती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पर वो जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण वही कंडेंसन, वो वाटर वेपर क्या होती है उसमें, क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, जिसके कारण रेनफॉल अक्कर होती है ना। इट इज़ अ सडन एंड ऑफन अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। ये सडन होता है ना, जब हम देखेंगे नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जब बहुत गर्मी होती है जिस दिन हम देखते हैं तो उस दिन बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि नीचे की एयर ऊपर जाकर ठंडी होकर के बारिश करती है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है, क्लियर, जिसको जहाँ पर इसको 4 o'clock रेन भी बोलते हैं, और करीबन पूरे साल इक्वेटोरियल रीजन में होता रहता है। नेक्स्ट है आपकी रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल जो होती है बेटा, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है। ये कब अक्कर होती है? जब जैसे हवा बह रही है उनके बीच में माउंटेन्स आ जाते हैं, माउंटेन्स और हिल्स मॉइस्चर के बीच में, मॉइस्चर बियरिंग विंड के बीच में आ जाते हैं। तो जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो क्या होती है, क्योंकि जो वार्म है, वार्म मतलब गर्म है, तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है, तो वो माउंटेन्स के साथ साथ उड़ती है। और जैसे माउंटेन्स के साथ साथ उड़ती है, माउंटेन्स का टेम्परेचर कैसा होता है? ठंडा होता है, तो वहाँ पर जाकर वो क्या होती है? ठंडी हो जाती है। और जब वो ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर वो क्या करती है? कंडेंस होकर के रेनफॉल करती है ना। अभी हमने सुना है कि माउंटेन के जब बारिश होती है तो एक तरफ बारिश होती है, एक तरफ बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है, बारिश कर देती है, फिर तो उनमें कुछ भी नहीं रहता, फिर दूसरी तरफ बारिश नहीं कर पाती है ना। तो विंडवर्ड साइड, दैट इज द साइड ऑफ माउंटेन फेसिंग द विंड। वो साइड जो माउंटेन की वो साइड जो विंड को फेस करेगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, और दूसरी साइड माउंटेन के बहुत ही कम बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, है ना। सिर्फ एक रेन की शेडो पड़ेगी, लेकिन एक तरफ माउंटेन के बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल। जैसे मानसून रेनफॉल है वो रिलीफ रेनफॉल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपकी, जैसे हम देख रहे हैं, हवा चली, ठंडी हुई, ऊपर जाके बारिश बड़ी तेज हुई, दूसरी तरफ बारिश बहुत ही कम हुई, है ना, रेन की शैडो पड़ी है बस। नेक्स्ट है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोन की तरह होता है। जैसे एक साइक्लोन में विंड जो होती है हर तरफ से मूव करती है, ऐसे ही तो जब विंड हर तरफ से मूव करती है तो वार्म एयर कोल्ड एयर से मिल जाती हैं। तो वार्म एयर क्योंकि हल्की है तो वो ऊपर की तरफ चल जाती है कोल्ड एयर से, और वो ऊपर जा करके ठंडी होकर के कंडेंस होकर के रेनफॉल करती है ना। तो इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में और मिड लैटिट्यूड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्लियर? सो ये आपका दे रखा है हैवी रेनफॉल। देखो हम देख रहे हैं कि कंडेंसेशन फॉर्म क्लाउड, वार्म एयर फोर्स एयर टू कोल्ड एयर। वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, कोल्ड एयर नीचे, तो ऊपर जा करके वो कंडेंस होकर के नीचे हैवी रेनफॉल करती है ना। तो इसलिए इसी कारण से रेनफॉल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।